तय गो बात बताई त बतावे देबू का, अलाइल बानी से नुरा लगावे देबू का, हो जवनिया के जतरा बनावे देबू का, आ पंकज सर के खतरा उठावे देबू का। कभी कभी गा लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, है ना। तो भाई क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी क्लास 10th, है ना, मैथ का अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 6.1 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का हम पूरा प्रयास करेंगे, यानी वो वन शॉट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहली बात है, इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना, सर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना, तो 3 सरल रेखाओं से घिरे हुई आकृति को ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि 3 सरल, है ना, सरल रेखाओं, 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए, है ना, ये धीरे लिख रहा हूं सॉरी, है ना, घिरे हुए आकृति, घिरे हुए आकृति लिखना, ठीक है, आकृति, घिरे हुए आकृति को हम क्या कहते हैं सर, तो त्रिभुज कहते हैं, राइट, त्रिभुज कहते हैं, कहते हैं। कान में कुछ ठेकी पड़ा हुआ है, हम गाना सुन रहे थे तो शायद भूल गए इसको निकालना, सॉरी, है ना। तो 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को हम क्या कहते हैं सर, त्रिभुज कहते हैं। ये आपने समझ लिया, ठीक है। जैसे कि एक ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा, तो 3 सरल रेखाओं से घिरा हुआ है और इसी को हम क्या कहते हैं सर, त्रिभुज कहते हैं। तो आपने त्रिभुज को बढ़िया से समझा। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो है ना सर्वांगसम और समरूप में पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, सर्वांगसम और समरूप पढ़ना है। तो मेरे भाई सबसे पहले कंडीशन समझेंगे कि सर्वांगसम कब होगा, समरूप कब होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं समरूप के बारे में, है ना, कि कोई भी त्रिभुज समरूप कब होते हैं। समरूप का कुछ इस तरीके का चित्र होता है ना। तो समरूप कब होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। समरूप में क्या होता है, जिसका आकार सेम हो उसे समरूप कहते हैं, जिसका आकार क्या हो, सेम हो। जैसे कि मैं यहां पे बता दूं कि मान लो कि क्या मान लो, कुछ भी मान सकते, जैसे यहां पे हम त्रिभुज मान लिए, ठीक है, एक ये त्रिभुज है और वहीं पे एक ये त्रिभुज है। साइज इसका छोटा बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये किस डिजाइन का है, किस आकार का है वो देखना है। जिसका आकार सेम हो वो समरूप कहलाते हैं। देखो ये त्रिभुज है, ये छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका आकार क्या है, सेम है, आकार सेम है ना, इसीलिए ये समरूप हो गए, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहां पे अगर मान लो कि वृत्त मान लेते हैं, ये मैंने वृत्त मान लिया, है ना, और छोटा बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, इसको हम बड़ा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि एक को मान लेंगे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है ना, और एक को मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, फिर भी ये क्या होंगे, ये समरूप होंगे, क्योंकि हमको ये कितना बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं है, हमारा आकार कैसा है। देखो ये गोल है, ये भी गोल है ना, तो आकार सेम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो समरूप के बारे में आपने समझा कि जिसका आकार सेम हो उसे हम समरूप कहते हैं, राइट, है ना। तो समरूप में कुछ कंडीशन भी है कि समरूपता कसौटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि समरूप होने का कुछ कंडीशन है, वो ध्यान रखना, है ना। इस पे लिख देते हैं समरूपता कसौटी, है ना। इस चैप्टर में जो यूज होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं समरूपता कसौटी के बारे में, है ना। जैसे कि पहला ये है कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात जो है, अनुपात क्या होना चाहिए सर जी, तो बराबर होना चाहिए, राइट, बराबर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि संगत कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके कोई त्रिभुज समरूप होता है, बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहां पे हम लिख देते हैं संगत कोण भी बराबर होता है, ठीक है, होता है, मैंने लिख दिया।
अब इसको समझेंगे कैसे, दो त्रिभुज की मदद से हम समझ लेंगे। क्या सर, दो त्रिभुज की मदद से हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अच्छी बात है, हम यहाँ से क्या करते हैं सर, इसको गायब करते हैं, है ना, यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे समझो कि जैसे कि हमने दो त्रिभुज लिया, क्या लिया, दो त्रिभुज, एक ये त्रिभुज लिया, है ना, और एक ये त्रिभुज लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसका नामकरण कर देते हैं सर, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोण मान लेंगे। मान लो कि ये कोण 40 डिग्री है और ये कोण 60 डिग्री है, तो 40 और 60 कितना हुआ, 100, तो उधर बच गया कितना, 80, तो ये कोण हमारे पास 80 डिग्री है। उसी तरीके से इसको भी हम मान लेते हैं कुछ भी, ये मान लेते हैं कोण 40 डिग्री है और ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण हमारे पास 80 डिग्री है, हमने मान लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, भुजा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, भुजा मान लेंगे। चलो यहाँ पे मान लेते 2 और ये है 4 और ये हमारे पास है 6। उसी तरीके से इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 8 और इसको मान लेते हैं 12। अब इसमें देखो कि क्या संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है क्या। अगर ये दोनों कंडीशन दर्शा रहा है तो भी ये समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए, पहला तो ये मैंने बता दिया कि आकार सेम होना चाहिए, तो कुछ क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन इससे भी सॉल्व होंगे, जो मैं कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देख लो मेरे भाई कि क्या करेंगे, जैसे इसको समझाना है कि भाई संगत कोण बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे संगत कोण बराबर है क्या, कोण ए किसके बराबर है सर, तो कोण आर के बराबर है 80 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण ए जो है कोण आर के बराबर है। उसके बाद कोण बी किसके बराबर है, तो कोण बी जो है कोण पी के बराबर है, तो कोण बी जो है कोण पी के बराबर है। देन उसके बाद क्या है, कोण सी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण सी जो है वो कोण क्यू के बराबर है। तो ये देख सकते हैं कि संगत कोण हमारे पास क्या है सर, बराबर है। जब संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा का भी अनुपात हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे कि ए बी का अनुपात, क्या ए बी का अनुपात, ए बी और पी क्यू का अनुपात कितना आता है सर जी, तो हम लिखेंगे सर ए बी, है ना, और बट्टा में पी क्यू कितना आएगा सर, जब हम ए बी का मान 2 है और पी क्यू का मान 4 है, यानी 2/4 होगा, तो रिजल्ट कितना, 2 दूना 4, मतलब 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 1/2 आ जाएगा, है कि नहीं। उसी तरीके से ए बी का निकल गया, उसी तरीके बी सी और क्यू आर का अनुपात निकालेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी सी और बट्टे में क्यू आर, दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए। तो बी सी बट्टे क्यू आर, इसका भी अनुपात, तो बी सी हमारे पास 4 है और क्यू आर 8 है, 4/8 मतलब 1/2 आएंगे, है ना, डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद ए सी का अनुपात किसके बराबर है सर, तो पी आर के बराबर है ना, तो पी आर लिखेंगे। अब यहाँ पे ए सी कितना है सर, ए सी हमारे पास 6 है और पी आर कितना है सर, 12 है, 6 दूना 12 मतलब 1/2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। तो हम देख रहे हैं संगत कोण भी बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर, तो ये हमारे पास समरूप हो गए। अब बच गई सर सर्वांग-सम। समरूप में आपने देखा कि जिसका आकार सेम होना चाहिए वो समरूप हो गए। अब सर्वांग-सम मैं आपको बताता हूं, सर्वांग-सम में क्या होता है सर, सर्वांग-सम में क्या होता है कि भाई उसका आकार तो सेम होना चाहिए, है ना। सर्वांग-सम में क्या होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए, लेकिन उसका माप भी सेम होना चाहिए। सर्वांग-सम में देखो, सर्वांग-सम पर क्वेश्चन से भी बनेंगे, जैसे यहाँ पे देखो समरूप सर्वांग-सम पूछेंगे, है ना, इस तरीके से। तो आइए हम क्या करते हैं मेरे भाई, सर्वांग-सम पे समझते हैं। सर्वांग-सम, है ना, तो सर्वांग-सम को समझना है, कैसे समझेंगे सर, तो सर्वांग-सम का कंडीशन क्या है कि जिसका आकार सेम हो, जिसका आकार सेम हो, है ना, एवं माप भी वही हो, माप भी सेम हो, राइट, सेम हो, मतलब हूबहू कॉपी, हमारे जैसा, जैसे हम हैं हमारे जैसे एक और बाजू में आ जाएगा, है ना, जुड़वा होना चाहिए, एकदम 2 कॉपी होना चाहिए, है ना, न छोटा न बड़ा, एकदम जैसा है वैसा, वो हो जाते हैं सर्वांग-सम। जैसे कि मैं आपको बता दूं सर्वांग-सम का, जैसे कि ये हमने यहाँ पे सर्कल, अरे
हद है यार, है ना, बेशर्मी की तो हद होती है। ये सर्कल लिया, ये जैसा है वैसा ही आप एक कॉपी करके रख दो, मतलब हूबहू, ना छोटा ना बड़ा, है ना, आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब आकार तो है ही गोल, इसका माप भी सेम होना चाहिए। माप कहने का जैसे ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है तो ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही वृत्त होना चाहिए, तब जाके ये क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। ये सर्वांगसम का निशान है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब ये गलती से ये मत कर देना कि जैसे कि मैं यहाँ पे क्या मान लूँ कि ये हमारे पास वृत्त है ना, और यहाँ पे एक भी वृत्त है और ये वृत्त हमारे पास छोटा है, तो क्या ये सर्वांगसम होंगे? नहीं। सर्वांगसम का कंडीशन है कि आकार तो सेम होना चाहिए लेकिन उसका माप भी सेम होना चाहिए। वो कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है ना, कितना सेंटीमीटर भुजा वाला है, ये सब। तो ये तो अलग, जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर वाला है, अरे डिलीट हो, मान लो कि ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर वाला है त्रिज्या वाला और ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर वाला है, तो ये कभी भी सर्वांगसम नहीं होंगे, ये समरूप होंगे क्योंकि इसका सिर्फ आकार सेम है, माप सेम नहीं है। देख सकते हो ये 2 सेंटीमीटर वाला माप है और ये 1 सेंटीमीटर वाला है ना, तो ये समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम में सेम माप होना चाहिए। तो ये आपने समझ लिया समरूप और सर्वांगसम के बारे में। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब क्वेश्चन को कहता है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कोई दिक्कत नहीं, हम रिक्त स्थानों को भर देंगे। यहाँ पे कहता क्या है, सभी वृत्त डैश होते हैं। जितने भी वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। तो सबको पता है कि अगर हम वृत्त बनाते हैं, क्या एक वृत्त बनाते हैं, तो भाई हम देखते हैं कि अलग अलग वृत्त सब बनते हैं, है कि नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा, है कि नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा सब बनता रहता है। मतलब मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर वाला है, अरे हट ना यार, है ना, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये हमारे पास मान लो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, है ना। तो यहां पे देखेंगे आकार सेम आ रहा है लेकिन माप सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सभी वृत्त यानी जितने भी वृत्त है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे सर, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो यहां पे भराएगा सर समरूप, समरूप। ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे सर, आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न को बढ़िया से रेलते हैं। आइए, सभी वर्ग होते हैं, जितने भी वर्ग है तो वर्ग तो सबको अलग अलग बनाएगा, है ना। कोई 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, कोई 5 सेंटीमीटर, कोई 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाता है ना। तो इस स्थिति में वर्ग क्या होंगे, जितने भी वर्ग है, दूध चौपट, मिट नहीं यार, कभी कभी सिलेक्ट नहीं होता रहता है। हाँ ये ले लिया, ठीक है। मान लो एक ये वर्ग है, ठीक है, एक ये भी वर्ग है ना। ये मान लो कि हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला और ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो इसका आकार तो सेम है लेकिन माप सेम नहीं है कि नहीं। तो मतलब जितने भी वर्ग होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो समरूप का कंडीशन, अरे फ्रीज हो गया कैमरा, मतलब बेशर्मी की हद होती है, कैमरा फ्रीज करके चल जाते हैं। फ्रीज हो गया था फिर बच गया, ठीक है तब बहुत अच्छा, है ना। अरे रे रुको 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 रुको, एसी बंद करने दो, लगता है ऊपर भी एसी चल रहा है, लोड पड़ जाता है वायर पे ज़्यादा, इसलिए ऐसा होने लगता है ना। चलो ये मैंने बंद कर दिया। तो ये आपने देख लिया, ये हमारे पास क्या हो गया, समरूप हो गया, है ना। क्या हो गया, समरूप हो गया। भाई सही से तो लिख लो, समरूप, राइट। दूसरा आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो ना भाई, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब कौन सा त्रिभुज है वो समरूप होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा, तो दोनों को समझो। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कोई 2 भुजा आपस में बराबर। एक और हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई 2 भुजा आपस में बराबर, जैसे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, कोई 2 भुजा बराबर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और इसमें भी कोई 2 भुजा बराबर, मान लो कि ये भुजा इस भुजा के बराबर कर देते हैं, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज, कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो। तो आप गौर कीजिए, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि इसमें कोई और भुजा आपस में बराबर है, इसमें कोई और भुजा आपस में बराबर है, तो ये समरूप नहीं होंगे। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, तो कौन से त्रिभुज होंगे, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं लेकिन अलग अलग में अलग अलग भुजा बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में हमने क्या किया, इस त्रिभुज का ये दोनों भुजा आपस में बराबर किया और इस त्रिभुज का ये दोनों भुजा आपस में बराबर कर दिए। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज भाई समरूप नहीं हो सकते हैं, है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो समझने के लिए क्या समबाहु त्रिभुज होगा, बिल्कुल समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए हम यहां पे क्या करते हैं मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं मान लो, है ना। तो समबाहु त्रिभुज हमने छोटा बड़ा बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जितने भी समबाहु त्रिभुज सारे के सारे समरूप कहलाते हैं, कितना भी बना लो, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में, सभी भुजा नहीं, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर ये कोण 60 डिग्री का है, ये भी कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, ये भी कोण 60 डिग्री का, ये भी कोण 60 डिग्री का, ये भी कोण 60 डिग्री का। इस स्थिति को देखा जाए तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं, है ना। तो समबाहु त्रिभुज इसमें भराएगा, क्या कहलाएगा, समबाहु, राइट। तो ये आपने समझ लिया सर, तीसरा। अब भाई ये चौथा प्रश्न क्या कहता है, भुजाओं की समान संख्या वाले, क्या कहता है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप है, क्या, दो बहुभुज समरूप है, यदि पहला कंडीशन उसके संगत कोण क्या होना चाहिए। तो दो अगर त्रिभुज समरूप होता है ना, तो समरूप होने का कंडीशन ये है कि उनका संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैंने बताया भी है, बराबर होना चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, तो समानुपाती होना चाहिए। तो यहां पे लिख दो सर जी, समानुपाती, है ना, समानुपाती होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपने समझ लिया सर। अब हव्वट खुजली परेशानी नहीं ना, तो ये आपने समझा। अब क्या करेंगे सर, चलिए अच्छी बात है। अब यहां पे हम क्या करते हैं सर, ये वाला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। ये देख लो, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, भिन्न भिन्न उदाहरण देना है दो। तो पहला कहता है समरूप आकृतियां के उदाहरण, तो समरूप आकृतियां के उदाहरण देना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक वृत्त बना लिए और यहाँ पे एक और वृत्त बना लिए, है ना। तो छोटा बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, आकार सेम है, इसका मतलब ये समरूप हो गया। तो पहला उदाहरण ये हुआ। अब दूसरा उदाहरण ले लो, तो दूसरा उदाहरण चलो हम वर्ग से ले लेते हैं या आयत से, किसी से भी ले सकते हैं। ये हो गया, है ना, और एक ये हो गया। तो छोटा बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, आकार सेम है, इसलिए ये समरूप हो गया। तो समरूप आकृतियां के ये दो उदाहरण हो गए हमारे पास। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है उसका उदाहरण दो। तो समरूप ना हो उसका उदाहरण, जैसे कि हमने एक वृत्त बना लिया, है ना, और यहां पे मान लो कि एक त्रिभुज बना लिया, है ना। तो बताइए सर कि यहां पे वृत्त और ये त्रिभुज क्या आपस में समरूप है, नहीं, क्योंकि इसका आकार कैसा है, गोला है, और इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है ना। तो ये भाई आकार तो सेम नहीं हुआ, इसका मतलब ये समरूप नहीं है। तो ये समरूप नहीं है, समरूप आकृतियां ये हमारे पास नहीं है, है ना। तो समरूप आकृतियां नहीं है। यहाँ कहता भी था कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं, उसका उदाहरण दो। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और दूसरा हमने यहाँ पे क्या किया, चलो आयत बना लेते हैं, है ना। तो क्या ये समरूप होंगे, बिल्कुल समरूप नहीं होंगे। ये त्रिभुज का आकार कैसा है, आयत का आकार कैसा है, अलग अलग है। तो आकार यहाँ अलग अलग है, इसका मतलब ये समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया, हमने इसका उदाहरण बेहतरीन तरीके से दे दिया, राइट ना। अब चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है। ये चतुर्भुज जो दिया गया है क्या समरूप है। समरूप का कंडीशन ये है कि आकार सेम होना चाहिए। इसमें तो आकार सेम नहीं नजर आ रहा है कहीं से भी, लेकिन हम यहाँ पे कुछ मान दिए उससे ट्राई करेंगे। तो वो वाला नियम जिसका संगत कोण बराबर होना चाहिए एवं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, उस पर हम देखेंगे। तो मेरे भाई संगत भुजाओं का अनुपात देख लो, जैसे कि एस है और पी है, पी एस क्या डी ए, है ना, पी एस और डी ए का अनुपात निकालो। तो पी एस बटे में डी ए, इसका अनुपात निकालो। तो पी एस का मान कितना है, 1.5 यानी 1.5 है, और डी ए का अनुपात
DA का मान 3 है, तो 1.5 दूना 3 मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ गया। अब वहीं पे हम ये PS निकाले, अब PQ का निकालो, PQ और बटा में क्या हो जाएगा AB है ना। जब निकालेंगे तो वही है भाई, PQ का मान है 1.5 और AB का मान है 3, तो 1.5 दूना 3 मतलब 1/2 ही निकलेगा। उसी तरीके से RQ का निकाल लो ना सर, RQ और बटा में BC है ना, BC, इसका जब अनुपात निकालोगे तो क्या होगा है ना। तो RQ हमारे पास क्या 1.5 और BC क्या है 3 है ना, तो 1.5 और बटा में 3, 1.5 दूना 3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, तो वही मान आ रहा है कि नहीं। उसी तरीके से आप SR निकालोगे, SR बटा में कितना DC, तो जब इसका भी निकालो तो कितना होगा 1/2 ही आएगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है 1/2, 1/2, 1/2। तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, इससे तो पता चल रहा है कि ये समरूप है। लेकिन संगत कोण क्या बराबर है, नहीं बराबर है। ये कोण जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक कोण यहाँ पे 90-90 डिग्री का है। ये कोण क्या है 90-90 डिग्री का है। क्या ये कोण 90 डिग्री है, नहीं, ये कोण 90 डिग्री नहीं है मेरे भाई, है ना, ये कोण 90 डिग्री नहीं है, यानी संगत कोण बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर, चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, अनुपात बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या बराबर है ना। लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, है ना। इसलिए यह आकृति समरूप नहीं है। आई होप कि ये प्रश्नावली समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। और हमारा 299 रुपये का कोर्स चलता है, नंबर है 85 81 80 29 29। इस नंबर पे मैसेज करना और कहना कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।